साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आई दृष्टि वार्षिकांक घटना चक्र की जब करंट अफेयर्स वाली मैगजीन आएगी तो उसको हम लोग डिटेल में कवर कराएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम अपनी पहली क्लास लेके आए हैं इस आई दृष्टि की, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। बाकी आप जानते हैं योग आईएएस स्वयं मंथली करंट अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करके बहुत ही सिस्टमेटिक और होलिस्टिक वे में कवर कराता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी योग आईएएस की जो मंथली करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हैं उसको प्रिपेयर करना, और उसके बाद सप्लीमेंट्री के तौर पर इस आई दृष्टि की जो क्लास आपको दी जा रही है इसको पढ़ना है। तो दोनों को अगर आप कर लेंगे तो फिर करंट अफेयर्स जो है कहीं से बाहर नहीं होगा, सभी प्रश्न आप सही करने की स्थिति में होंगे। ये क्लास जो आई दृष्टि की होगी इसकी पीडीएफ हम अपने पब्लिकली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाकी जो ईवोक आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स या ईवोक आईएएस की जितनी भी क्लासेज होती हैं वो 499 के पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा नंबर 6306473800 है। जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए। तो बिना देर किए अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम में सबसे पहले हम लोग भारत के प्रधानमंत्री या अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी विदेश यात्राओं को देखते हैं, और उनके संबंध में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उनको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सबसे पहले भारत सिंगापुर जो यात्रा है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री सिंगापुर के लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर आप जानते हैं 4 से 5 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की थी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगापुर के संबंध में कि सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसका प्रमुख स्रोत सिंगापुर है भारत के संबंध में, और एशियान कंट्रीज में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी सिंगापुर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डेट याद रखनी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सिंगापुर की यात्रा किस मंथ में की है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 4 से 5 सितंबर 2024 को यात्रा की थी, राइट। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनी को आमंत्रित किया है। इस बात को याद रखना, क्योंकि भारत सिंगापुर की इस यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं इसमें एक समझौता है भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी, और इसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी होगी उसमें सिंगापुर की अर्धचालक कंपनी को भी भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा। भारत का पहला त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सिंगापुर में। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुर ने तिरुक्कुलर नामक काव्य की रचना की थी। ये आपके एंशियंट हिस्ट्री में संगम पीरियड जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये तथ्य देखते हैं, और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा भी जाता है। तो तिरुवल्लुर की रचना कौन सी थी? तिरुक्कुलर थी, इस बात को याद रखना। और भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सिंगापुर में। दूसरा देखते हैं भारत ब्रुनोई दारुसलम के संबंध में। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई दारुसलम की आधिकारिक यात्रा की। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3 से 4 सितंबर को ब्रुनोई दारुसलम की भी यात्रा की थी, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेंट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग हेतु समझौता किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगावान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दारुसलम यात्रा के दौरान किन दोनों गंतव्य स्थानों के बीच में सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा बांदर सेरी बेगावन और चेन्नई के बीच, राइट। नेक्स्ट देखते हैं भारत यूक्रेन के संबंध में। आप जानते हैं कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा की थी। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा थी, इस बात को याद रखिएगा। और यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद आप जानते हैं यूक्रेन रसिया दोनों ही अखबार की सुर्खियों में लगातार बना रहता है, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रसिया की भी यात्रा की गई थी। अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि यूक्रेन की भारत के प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त 2024 को आधिकारिक यात्रा की थी, और 1992 में भारत यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुआ था, और उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी।
आप जानते हैं कि यूक्रेन पर जब रूस ने आक्रमण किया था तो आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत जो है 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। तो ये ऑपरेशन गंगा आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन गंगा को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। तो यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में। वर्ष 2024 से 28 के लिए दोनों देशों ने सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। और एक फैक्ट आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भारत के द्वारा प्रदत्त किया गया है। अब ये भीष्म क्यूब्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 23 अगस्त 2024 को जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा की, तो इस दौरान यूक्रेन की सरकार को भारत के द्वारा 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए गए। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित होता है या बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त होता है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। तो भीष्म के संबंध में कुछ फीचर्स हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक पिक्चर में हम आपको भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जो एक प्रकार का है उसको दिखाते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ये है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जो हवाई मार्ग से किसी भी दुर्गम स्थान पर चिकित्सीय सुविधाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में मुहैया कराया जा सकता है और इसमें सभी प्रकार के चिकित्सीय इक्विपमेंट उपलब्ध होते हैं। भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। आरोग्य मैत्री परियोजना जिसे जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया था, उसी योजना के तहत इस भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को स्टैब्लिश किया गया है और यह विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की इसको संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि विश्व का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है, तो ये भीष्म है, राइट। इस नवोन्मेषी पोर्टेबल अस्पताल को आपात स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब का अपने तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान जो है सफलतापूर्वक संचालित किया था। और ये कहां से किया था? तो आगरा, उत्तर प्रदेश से। आरोग्य मैत्री योजना जैसा कि हमने बताया जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट जब हुई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसी समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आरोग्य मैत्री योजना का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना। 21 से 22 अगस्त 2024 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा भी की थी। इस बात को बस आप याद रखिएगा। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सा है। यूरोपियन कॉन्टिनेंटल का एक देश है। 21-22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की थी। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको उतना ही याद रखना है। मिलान करने के लिए इस तरीके के प्रश्न कभी बन जाते हैं, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा और दूसरी तरफ मंथ दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है सुमेलित कीजिए। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य की थी। दोनों देशों के मध्य 2024 से 2028 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया है। जैसे विकसित भारत 2047 भारत का विजन है, उसी तरीके से वियतनाम ने भी 2045 नामक विजन को अपनाया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जैसे भारत का उद्देश्य 2047 तक विकसित बनना, उसी तरीके से वियतनाम 2045 जो विजन है, इसके तहत वियतनाम ने वर्ष 2045 तक एक उच्च आय वाले विकसित देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस यात्रा के दौरान कुल 9 समझौते हुए। उन 9 समझौतों में जो इंपॉर्टेंट है, एक समझौता हुआ है रक्षा खरीद के संबंध में। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार के द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते पर हस्ताक्षरित हुआ है। और वहीं दूसरा है लोथल, गुजरात में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास एवं सहयोग पर भी वियतनाम के साथ भारत ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इस यात्रा के दौरान हमने देखा, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है भारत के किस राज्य या किस स्थान पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो लोथल गुजरात में। इस बात को आप याद रखिएगा और ये लगातार अखबार की सुर्खियों में रहता है। बाकी वियतनाम 2045 का विजन याद रखिएगा। भारत ऑस्ट्रिया के संबंध में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की थी
और विगत 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा संपन्न की थी भारत के प्रधानमंत्री ने। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नियंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा संपन्न की और इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इससे पहले आप जानते हैं 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2021 में। भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी जो ये 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ है, ये शिखर सम्मेलन का जो शीर्षक था वो आपको याद रखना है, भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडियन रसिया एंड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने लायक, राइट। दोनों नेताओं ने 2030 तक $100 मिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा। भारत रूस चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। ज्ञातव्य है कि 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों जैसे चेन्नई और व्लादिवोस्टोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबद्ध करने की घोषणा की थी और उसी का ये परिणाम है। और दोनों देशों की यात्रा के दौरान अब इसको क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश सक्रिय रूप से तत्पर भी हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। व्यापार एवं परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से आप जानते हैं भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर भी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। इस बात को भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा ये तीन देशों के मध्य एक पहल है, तो भारत, रूस और ईरान के मध्य आपस में व्यापार और परिवहन की कनेक्टिविटी के संबंध में। ऐसी उम्मीद है कि प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे के निर्माण के बाद भारत और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय में 16 दिनों की कटौती हो सकेगी। दोनों देशों के बीच माल परिवहन वर्तमान के लगभग 40 दिनों से घटकर ये 24 दिन होने की संभावना है जब ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा जो है ये शुरू हो जाएगा, राइट। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। रसिया का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है और भारत के प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय नेता भी बन गए हैं। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा 2019 में की थी। अब ये महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इस बात को याद कर सकते हैं और पता भी होगा कि रसिया का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता भी बन गए हैं। लेकिन ये फैक्ट आपके पीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा रसिया के द्वारा 2019 में ही कर दी गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना 300 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व की गई थी। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, ये याद रखिएगा। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री को रूस का राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल देने की घोषणा की गई थी, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया और ये रसिया का राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले नेता बने हैं, राइट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की फरवरी 2024 में। नई दिल्ली में आयोजित जो नवी रायसीना संवाद 2024 हुआ था फरवरी में और इसके मुख्य अतिथि भी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस बने थे। बाकी रायसीना संवाद का केंद्रीय विषय क्या था, इस चीज को याद रखिए, चतुरंग था। चतुरंग का मतलब क्या होगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। यानी चतुरंग में जो 4 सी हैं उसमें एक का मतलब होगा कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, दूसरा होगा कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, तीसरा होगा कोऑपरेटिव यानी सहयोग, चौथा है क्रिएट यानी निर्माण। तो ये याद रखिएगा। रायसीना संवाद का जो थीम था वो क्या था, चतुरंग था। चतुरंग का मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फरवरी 2024 में भारत की राजकीय यात्रा की थी। नाम क्या है इनका, तो किरियाकोस मित्सोटाकिस। यहाँ से एक स्टेटमेंट ये भी बनेगा कि रायसीना संवाद 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसका आयोजन किया कहाँ गया था, नई दिल्ली में। रायसीना संवाद अमूमन नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड अरब अमीरात
की यात्रा की थी 13 से 14 फरवरी 2024 के मध्य में। भारत ने यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किया है। ये महत्वपूर्ण है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, जो कि अभी हमने ऊपर बताया था, लोथल गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके विकास पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म यानी भारत का जो यूपीआई है और संयुक्त अरब अमीरात का एएनआई यानी आनी को आपस में संबद्ध करने पर समझौता हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे भारत का यूपीआई और यूएई का आनी को आपस में संबद्ध करने पर समझौता हुआ इस यात्रा के दौरान किया गया था। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2024 को श्रीलंका एवं मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया गया था और लगातार हम देख रहे हैं भारत के द्वारा अलग अलग देशों में यूपीआई को लॉन्च किया जा रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जनवरी 2024 के मध्य गुजरात भारत के आधिकारिक यात्रा की थी। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 की ये मुख्य अतिथि भी थे, इस बात को भी याद रखिएगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कहाँ था? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट देख लेते हैं। 12 से 14 फरवरी के मध्य दुबई यानी यूएई संयुक्त अरब अमीरात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय याद रखिएगा, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट। इस सम्मेलन हेतु तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ कहाँ? तो यूएई दुबई में। थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। और अतिथि देश कौन से थे? तो भारत, तुर्की और कतर था। आगे बढ़ते हैं। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान हिंदू मंदिर, ये अबू धाबी में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बनाया जाएगा, इसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर होगा। मिडिल ईस्ट में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर भी होगा। इस मंदिर का निर्माण बोचासन स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के द्वारा कराया जाएगा। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित होगा। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा गुजरात में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिंदू मंदिर जो है वो किस मिडिल ईस्ट कंट्री में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया या उसका उद्घाटन किया गया? तो अबू धाबी में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे ने 25 से 26 जनवरी 2024 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। और जानते हैं आप 26 जनवरी जो कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस का दिन होता है, तो ये 75वां गणतंत्र दिवस था इस बार 2024 को। और इस 75वें गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे मुख्य अतिथि के रूप में भी इन्होंने भाग लिया। और ये छठा अवसर है जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। यात्रा के दौरान की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ये घोषणा है, वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष घोषित किया गया है। आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक ये फैक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 2026 को। फ्रांस के एफिल टावर में भारत के यूपीआई का संचालन प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई थी इस यात्रा के दौरान। भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश होगा भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की घोषणा भी की गई। मुख्य भूमि फ्रांस स्थित मार्सेय में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा इस यात्रा के दौरान संपन्न हुई थी। फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर एवं उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सोंगेन वीजा योजना का संचालन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तो ये सोंगेन वीजा योजना किस देश के द्वारा शुरू की गई? फ्रांस के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से जो ग्रेजुएट और उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए इस सोंगेन वीजा योजना के तहत जो है कार्यक्रम का संचालन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सोंगेन वीजा योजना किससे रिलेट करती है और किस देश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नियंत्रण पर अक्टूबर 2023 में तंजानिया की महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट है
तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, सामिया सुलूहु हसन। और इसमें जो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 2023 में जब सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की राष्ट्रपति ने जब भारत की राजकीय यात्रा की, तो इस यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस बात को आप याद रखना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। इस बात को याद रखिएगा। विश्व नवाचार सूचकांक में 14वें वर्ष लगातार स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की रैंकिंग देख लेते हैं, तो भारत को लगातार 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। रैंक क्या आई है? तो भारत की रैंक 39वीं रैंक आई है। हालांकि 2023 में भारत की रैंक आई थी 44वीं, तो थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हैं 1 अंक की सुधार भी हुई है नवाचार के संबंध में। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले कुल 38 देशों में शीर्ष स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक पूछा जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत को 39वीं रैंकिंग मिली है और लगातार भारत 14वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है और इस विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर में टोक्यो योकोहामा जापान जो है विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। ये आपको याद रखना है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग देख लेते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। भारत इस सूची में देखें तो 98वें स्थान पर है। 98वें स्थान पर है। 67 देशों में भारत को 98वां स्थान मिला है। 2023 में भारत 56वें स्थान पर था और शीर्ष स्थान पर विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और सबसे बड़ी जो विश्व में अर्थव्यवस्था है वो है यूएसए की, दूसरे नंबर पर चीन की, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान और 5वें पर भारत है। तो ये आपको याद रखना है। भारत की अगर आप जीडीपी देखेंगे ट्रिलियन में तो 3.94 ट्रिलियन जीडीपी है। पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो 2.73 अमेरिकन डॉलर है। वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर आप देख रहे हैं कि जो भारत के ऊपर 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे ज़्यादा है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के ऊपर जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसमें पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जापान, नेक्स्ट 5वें पर भारत। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की रैंकिंग जारी की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोयला आधारित उत्पादन देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% है और केंद्र सरकार के द्वारा कोयला गैसीकरण मिशन सहित कई स्वच्छ कोयला पहले लॉन्च की गई हैं, जिसका उद्देश्य है कि सतही कोयला, लिग्नाइट और गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना। भारत में गैसीकरण तकनीकी को अपनाने के फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर निर्भरता तो कम होगी, साथ ही उत्सर्जन में भी कटौती होगी। राइट। अब जो ये 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की जो रैंकिंग आई है उसमें पहला स्थान किसका है, ये आपके लिए जरूरी है। तो उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका की में स्थित ब्लैक थंडर माइन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान है। यहाँ पर 4 नहीं 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों की रैंकिंग दी गई, जिसमें पहले स्थान पर है ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की, दूसरे पर भारत की खदान है गेवरा ओसी खदान जो कि छत्तीसगढ़ की, इस बात को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की है ये। और तीसरे जो सबसे बड़ी कोयला खदान है वो अमेरिका की है, नॉर्थ एंटलोप रोसेल माइन। और फिर चौथे नंबर पर भारत की खदान है कुसमुंडा ओसी खदान, ये भी छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और फिर 5वें पर है नॉर्थ सांसी माइन। तो 4 जो सबसे बड़ी खदानें हैं उसमें 2 खदानें अमेरिका की हैं पहले तीसरे नंबर पर, और 2 खदानें भारत की हैं दूसरे और चौथे नंबर पर। तो ये 4 खदानों का क्रम याद रखिएगा। ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की पहले नंबर पर, गेवरा ओसी खदान भारत की दूसरे नंबर पर है, नॉर्थ एंटलोप रेसल माइन अमेरिका की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी खदान, और चौथे सबसे बड़ी खदान भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित कुसमुंडा ओसी की खदान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी खदानें हैं कोयला की वो छत्तीसगढ़ की हैं। विश्व की ये सबसे बड़ी खदानों में ये रैंकिंग दी गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने लायक प्रश्न है ये। भारत का 43वां विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र
जुलाई 2024 में भारत मंडपम आप जानते हैं जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर आयोजित किया गया और ये पहला अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की है। 46वें विश्व धरोहर समिति के सत्र के लिए भारत सरकार ने संस्कृत मंत्रालय और इससे संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस तरीके के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में अब बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार बन सकते हैं कि नोडल एजेंसी कौन है, नोडल मंत्रालय कौन बनाया गया है। तो याद रखिएगा 46वां विश्व धरोहर समिति जो कि पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत में, और इसका जो नोडल एजेंसी है वो संस्कृत मंत्रालय और इससे संबद्ध कार्यालय, जिसमें भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण को भी आप देखेंगे, राइट। उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की भी घोषणा की है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन 24 नए स्थलों में 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। अब इन 24 नए स्थलों में भारत का एक स्थल शामिल है जो है मोइद्दम। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान जो है भारत स्थित मोइद्दम को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोइद्दम का अहोम राजवंश का जो टीला दफन प्रणाली है उसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा। साथ ही असम का यह तीसरा विश्व धरोहर स्थल होगा। इससे पहले असम के 2 और विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीगत स्थल है, जिसमें एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और उपरोक्त दोनों स्थल ही प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाकी असम का ये जो तीसरा विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है मोइद्दम, ये सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है और असम का इस तरीके से देखें तो ये पहला सांस्कृतिक स्थल है और ओवरऑल भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर समिति के बारे में जान लेते हैं। विश्व धरोहर समिति को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो इंपॉर्टेंट है। लोगो है कर्नाटक स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह से प्रेरित, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। ये महत्वपूर्ण है कि 46वें सत्र का लोगो क्या था। तो 46वें सत्र का लोगो था हम्पी में स्मारकों का समूह, और इस स्मारक समूह में विजय विठल मंदिर के सामने जो पत्थर के रथ हैं वो इस बार के 46वें सत्र का लोगो था। कर्नाटक में हम्पी के स्मारक है, इस बात को भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। मोइदम्स के बारे में देख लेते हैं, जो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित मोइदम्स वास्तव में टीले नुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है मोइदम्स किससे संबंधित है, तो टीले नुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था से संबंधित है। मोइदम्स एक टीला नुमा है जहां पर लोगों को जो है दफनाया जाता था। अब अगर आप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संबंध में अगर आप शीर्ष कंट्रियां देखेंगे तो उसमें पहले नंबर पर इटली आता है। इटली में देखेंगे तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या वर्तमान में 60 है। फिर चीन का स्थान, देन जर्मनी का, उसके बाद फ्रांस का, स्पेन, और 6वें नंबर पर भारत का स्थान आता है जहां पर 43 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। तो वैश्विक स्तर पर भारत जो है वो 6वें नंबर पर आता है विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में। वर्तमान में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में, तो 43 हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल दिए गए हैं। 69th बीपीएससी में इस तरीके का प्रश्न आया था, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अब 4 वहां पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें 3 विश्व धरोहर स्थल थे और 1 नहीं था, और वहां तक आपको पहुंचने के लिए इन 43वें विश्व धरोहर स्थल का एटलीस्ट कम से कम एक बार नाम आप पढ़ लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रश्न आए तो एलिमिनेट करके आप सही उत्तर तक पहुंच जाएं। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है, ताजमहल ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी पीसीएस एग्जाम देने वाले बच्चे ये अपने स्टेट की साइटें याद रखेंगे और इनका वर्ष भी देख लेंगे कि आगरा के किला को कब सांस्कृतिक स्थल के तौर पर विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 1983, और ताजमहल को भी इसी वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में है ये, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश जिसे 1986 में विश्व धरोहर समूह में शामिल किया गया था, हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है, खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है, एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु के, कर्नाटक के पदक्कल के स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा और दिल्ली का कुतुब मीनार और उसके स्मारक
स्मारक, राइट। तो ये देख रहे हैं हम लोग सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल विश्व धरोहर स्थल। आगे देखते हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश जाने वाली ये जो भारत की पर्वतीय रेलवे है, इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बिहार याद रखिएगा, बिहार में बोध गया का जो महाबोधि मंदिर परिसर है, इसे 2002 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का भीमबेटका के रॉक शेल्टर है। गुजरात का देखें तो चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स भी कहते थे, राइट। लाल किला परिषद दिल्ली का। राजस्थान का जंतर मंतर। और चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गगनौर जो कि राजस्थान के ये सभी क्षेत्र हैं। और यहाँ की जो राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। गुजरात में स्थित रानी की वाव या रानी की जिसे बावड़ी कहते हैं। बिहार का नालंदा जो महाविहार पुरातात्विक स्थल है, 2016 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। बिहार का गया कब शामिल हुआ विश्व धरोहर सूची में, तो 2002 में बोधि गया। और नालंदा जो परिसर है वो 2016 में, राइट। चंडीगढ़ की ली का बुर्जुए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में जो एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में जाना जाता है, इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 2016 में। गुजरात में स्थित अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। महाराष्ट्र का देखें तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स। राजस्थान का जयपुर शहर। गुजरात का धौलावीर का एक जो हड़प्पा कालीन शहर है वो। तेलंगाना के काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। कर्नाटक में होयसल के पवित्र समूह मंदिर। और असम का मोइद्दम्स समूह राजवंशी की टीला की जो एक दफन प्रणाली है, जिसे 2024 में हाल ही में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो इस तरीके से 35 स्थल हैं जो सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऐसे स्थल हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं, और एक मिश्रित स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम में मिलेगा, जिसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल समिति के रूप में शामिल किया गया था। प्राकृतिक स्थल में देख लीजिए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। मानस वन्य अभ्यारण्य ये असम का है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल का। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की। पश्चिमी घाट कर्नाटक, केवल महाराष्ट्र तमिलनाडु में जो आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, वो भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थल क्षेत्र है, राइट। विश्व धरोहर समिति अभिसमय का 96वां पक्षकार बना है नाउरू। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार कौन बना है, तो ये नाउरू बना है। कौन बना है? नाउरू बना है। प्रोजेक्ट परी लाया गया था। परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय की। इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीक एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना, राइट। लोक कला को सामने लाना। तो प्रोजेक्ट परी के बारे में ये सारी बातें याद रखिएगा। मोनाको और वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। अब ये एफएटीएफ है क्या? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। वर्तमान में एफएटीएफ के कुल 40 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है, जिसमें एक है यूरोपीय आयोग और दूसरा है खाड़ी सहयोग परिषद। इन सदस्यों में से 24 फरवरी 2024 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। और ज्ञातव्य है कि 2006 में भारत के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया था। जून 2010 को भारत को एफएटीएफ फोर्स के 24वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो एफएटीएफ के बारे में कुछ चीजें हमने बताई। एफएटीएफ में ये पूछा जाता है कि किस शिखर सम्मेलन के दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। एफएटीएफ का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखना। 26 से 28 जून 2024 के मध्य एफएटीएफ की पूर्ण बैठक सिंगापुर में संपन्न हुई थी, और इस दौरान मोनाको और वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया है, जबकि जमाइका और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर भी किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। एफएटीएफ की अगर ब्लैक सूची में देखें तो इस टाइम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल है। इस बात को याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कोरिया गणराज्य, ईरान और म्यांमार जो है एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल है, राइट।
और ग्रे सूची में हाल ही में किन देशों को शामिल किया गया है? मोनाको और वेनेजुएला को। ग्रे सूची से हटाया किसको गया है हाल ही में? तो जमाइका, तुर्की को। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 देख लीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। वियना ऑस्ट्रिया को लगातार तीसरे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है। नागरिक अशांति और संघर्ष के कारण दमिश्क जो सीरिया की कैपिटल है, इसको जो है इस सूचकांक में अंतिम स्थान मिला है। पश्चिम यूरोप रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता छात्र रहा है। तो वियना ऑस्ट्रिया को ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में पहला स्थान मिला है, इस बात को याद रखिएगा। ओवरऑल अगर क्षेत्रों के संबंध में होगा तो पश्चिम यूरोप जो है वो रहने के लिए इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की सभी रिपोर्टें महत्वपूर्ण होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच ने एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया। स्वीडन को प्रथम स्थान इस रिपोर्ट में दिया गया है, स्वीडन को। और भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वें स्थान पर रखा गया है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार भी बन गया इस रिपोर्ट के अनुसार, तो याद रखिएगा। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 163वीं रैंक मिली है, पहले स्थान पर स्वीडन है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सतत विकास रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाता है। वर्ष 2023 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था और इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका शीर्षक है SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन। राइट, उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट UN समिट ऑफ द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई है, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में 22 से 23 सितंबर 2024 को किया गया था। इस सूचकांक में एक बात आपको याद रखना है कि इस सूचकांक में इस बार एक नया सूचकांक शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के लिए जो है बहुपक्षवाद के समर्थन पर जो है देशों का एक नया सूचकांक शामिल किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस को शीर्ष स्थान पर और अमेरिका को यहाँ पर अंतिम स्थान दिया गया है। बाकी ओवरऑल अगर आप SDG रैंकिंग में देखेंगे तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क है और भारत की रैंकिंग 109वीं स्थान पर है। समग्र स्कोर देखेंगे तो 64 है। तो SDG सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी स्थान मिला है? तो 109वां स्थान मिला है, इस बात को याद रखिएगा। ओवरऑल पहला स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है। सतत विकास रिपोर्ट जारी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। शीर्षक क्या रहा है इस वर्ष? SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन। 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था और इसी 2030 एजेंडे के तहत 17 SDG गोल्स और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है SDG रिपोर्ट के संबंध में, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जो अमेरिकी कंपनी मार्सर के द्वारा जारी की जाती है और ये जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें जो आधार शहर होता है वो न्यूयॉर्क रहता है। तो इस रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है हांगकांग विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, इस बात को याद रखिएगा। और इस रैंकिंग में मुंबई जो भारत का सबसे महंगा शहर है, ओवरऑल रैंकिंग में 136वां स्थान इसको मिला है। तो इसमें जो सबसे महंगा शहर है ये आपसे पूछा जाता है, तो हांगकांग है। आधार शहर यानी बेस सिटी कौन है इस कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में? तो ये न्यूयॉर्क शहर है। राइट, अगली रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। ये भी महत्वपूर्ण है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट ही पूछी जाती है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप क्या बताएंगे? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब इस रैंकिंग में देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। हालांकि वर्तमान गति के अनुरूप विश्व भर में व्यापक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने और पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 134 वर्ष यानी लगभग 5 जनरेशन का भी समय लग जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान गति के अनुरूप विश्व में वर्ष 2158 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे टारगेट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा? तो ये 2158 तक
और इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में भी कितना समय लग जाएगा, तो 134 वर्ष लग जाएगा। जिस रफ्तार से हम अभी बढ़ रहे हैं लैंगिक अंतराल को समाप्त करने की दिशा में, वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल जो समाप्त हुआ है उसका अगर औसत देखें तो 68.5% लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। बाकी ओवरऑल आप वैश्विक लैंगिक अंतराल में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। आइसलैंड अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाले विश्व की एकमात्र अर्थव्यवस्था ये बन गया है। तो याद रखिएगा, 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन है, आइसलैंड है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल में पहला स्थान किसको मिला है, आइसलैंड को मिला है। भारत को देखें तो 129वां स्थान मिला है। तो वैश्विक लैंगिक असमानता के संदर्भ में भारत जो है अभी बहुत आगे है। तो लैंगिक समानता की तरफ जो है भारत को बहुत काम करने की जरूरत है, इस दिशा में आगे बढ़ने की अभी जरूरत है। तो भारत 129वें स्थान पर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में। वहीं 2023 में 127वें स्थान पर था, इस बात को भी याद रखना। वैश्विक शांति सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ओवरऑल अगर आप देशों के संबंध में देखेंगे तो आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और भारत वैश्विक शांतिपूर्ण सूचकांक में 116वें स्थान पर है, इस बात को आप याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य घोषित किए गए हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और जिसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है, जबकि शेष जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुना जाता है। और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां सत्र हुआ था उसमें 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है चुना गया है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब ये 5 अस्थायी सदस्य देख लेते हैं, जिसमें शामिल है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं, तो डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है और सोमालिया है। पनामा, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न आपसे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो कि एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जो है संयुक्त रूप से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहला जो स्थान आया है वो एस्टोनिया को आया है, फिर दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर जर्मनी है। ये महत्वपूर्ण है। भारत की जो रैंकिंग है वो 176वें स्थान पर है। पिछले वर्ष हमने देखा था 2022 में भारत को इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम 180वां स्थान मिला था, जो इस वर्ष 180 देशों की सूची में भारत थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 176वें स्थान पर पहुंचा है, राइट। तो 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर है। और ओवरऑल पहले स्थान पर कौन है, तो एस्टोनिया है। एस्टोनिया एक यूरोपियन कॉन्टिनेंटल की कंट्री है एस्टोनिया, दूसरे पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर जर्मनी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। विगत दशक के दौरान भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा 11 श्रेणियों में भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है, अलग अलग श्रेणियों में। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण के संबंध में देख लीजिए। अपशिष्ट प्रबंधन में ओवरऑल 86 रैंकिंग दी गई है। जलवायु परिवर्तन में ओवरऑल 133 रैंकिंग दी गई है और एयर पोल्यूशन में 129 रैंकिंग दी गई है। तो ये अलग अलग नीतिगत उद्देश्य एवं 11 श्रेणियों में भारत की स्थिति है। फिलहाल यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना कम है। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ओवरऑल वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये आपकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली, दूसरी, तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्रियां हैं और भारत की ओवरऑल क्या रैंकिंग रही है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का क्या स्थान है, तो तीसरा स्थान है। तो ये आपसे पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना होगी। आगे बढ़ते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ये दूसरा संस्करण है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक का। इसे भी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जो पहला संस्करण है वो 2021 में जारी किया गया था, तो ये याद रखिएगा, द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस यात्रा
एवं पर्यटन विकास सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? स्पेन है। तीसरे पर जापान है। भारत यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत को ओवरऑल 39वां स्थान मिला है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत शीर्ष पर है। तो ओवरऑल भारत को 39वां स्थान मिला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। द्विवार्षिक रिपोर्ट है और ये 2024 में जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक में शामिल की गई हैं। क्षेत्रीय रजिस्टर में ये शामिल की गई हैं। तो इसमें 3 साहित्यिक कृतियां कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की जो बैठक हुई है ये उलान बटोरा मंगोलिया में हुई थी। और इस दौरान 20 नई साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की भी 3 साहित्यिक कृतियां शामिल हैं। एक है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा है सहृदय लोकलोचन। रामचरित की रचना जानते हैं तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में की गई थी। पंचतंत्र ये पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी रचना है और सहृदय लोकलोचन शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो ये आचार्य आनंद वर्धन की रचना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में देखें तो लगातार फिनलैंड को 7वीं बार विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ चीजें और आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में पूछ ले कि सबसे हैप्पीनेस कंट्री कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? लिथुआनिया बताएंगे। और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सूची में डेनमार्क विश्व का सबसे प्रसन्न देश है। तो ओवरऑल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे शीर्ष पर है, लेकिन बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में लिथुआनिया, 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु की सूची में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। इस बात को भी याद रखिएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 की समग्र रैंकिंग में भारत को 126वां स्थान मिला है। 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत को 127वां स्थान मिला है, जबकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत को 121वां स्थान मिला है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां है, लेकिन अगर 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में पूछेगा तो भारत को 127वां, और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों की प्रसन्नता की रैंकिंग में भारत को 121वां स्थान मिला है। ओवरऑल 126वां। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन ये लंदन में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम लंदन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023, ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं उसमें पहले नंबर पर है अमेरिका, यानी जितने शस्त्र एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से अमेरिका की भागीदारी है 42%। उसके बाद फ्रांस की, नेक्स्ट रसिया की। फ्रांस रसिया की लगभग बराबर है, 11-11% है निर्यात के संबंध में। और फिर है चीन की, देन जर्मनी की। तो ये 5 शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश हैं, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर रसिया, तीसरे पर चीन और चौथे पर जर्मनी। वहीं आयातक देख लेते हैं। आयातक देश, शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भाई भारत पहले नंबर पर है। भारत टोटल जितने शस्त्र आयात किए जाते हैं उसका 98% जो है केवल भारत आयात करता है शस्त्रों का। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, तीसरे पर कतर, चौथे पर यूक्रेन और 5वें पर पाकिस्तान। तो आयात निर्यात के संबंध में याद रखिएगा, सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक देश अमेरिका है और सबसे बड़ा आयातक भारत है। भारत सबसे ज्यादा जो शस्त्र आयात करता है किसी देश से तो वो है रसिया। रसिया से भारत जितने आयात करता है शस्त्रों का उसका 36% अकेले जो है रसिया से शस्त्र आयात करता है। उसके बाद फ्रांस से, देन अमेरिका से, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है अंकरोवाट, यह विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। अंकोर को हम यशोधरपुर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अंकोर को यूनेस्को द्वारा 1992 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। अंकोरवाट जो मंदिर है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खामेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित कराया गया था। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि 12वीं सदी के अंत तक अंकोरवाट को बुद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं, कंबोडिया में ये स्थित अंकोरवाट मंदिर है। अंकोर को और किस नाम से जानते हैं तो यशोधरपुर के नाम से जानते हैं, जिसे हाल ही में विश्व के
8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पाई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट ने विश्व के 8वें अजूबे में अपना खिताब शामिल कराया है। गौरतलब है कि विश्व का 8वां अजूबा उन नई इमारतों, परियोजनाओं या डिजाइनों समेत अन्य को दिया जाने वाला एक अनौपचारिक शीर्षक है जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के समान माना जाता है। अब विश्व के 7 अजूबे के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2007 यानी 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 नए अजूबे की आधिकारिक घोषणा की गई थी पुर्तगाल के लिस्बन शहर से। अब ये 7 अजूबे कौन से हैं? तो उनमें शामिल है एक तो भारत का ताजमहल जो आगरा में है। आगरा उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो ताजमहल है, जिसे किसने बनवाया था? जिसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी रानी मुमताज के यादगार में। तो ये ताजमहल भारत में स्थित जो है विश्व का एक अजूबा है। दूसरा देख रहे हैं कोलिजियम जो इटली का है। ये 7 अजूबे हैं जिसमें ताजमहल देख लिया भारत का, कोलिजियम देख लिया इटली का। नेक्स्ट है माचू पिच्चू, ये पेरू का है। पेट्रा जॉर्डन का है और चीन की महान दीवार चाइना में। ब्राजील का देखें द स्टेचू ऑफ द क्राइस्ट रिडीमर, और देन मैक्सिको का है चिचेन इम्तिजा। तो ये 7 अजूबे थे जिसमें से 8वां अजूबा कौन बन गया है? अंकोर वाट, राइट। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों ने वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके फलस्वरूप नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। नाटो एक अंतर सरकारी राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत्र के नीचे लाना। और आप जानते हैं नाटो में जितनी कंट्रियां शामिल होती हैं, अगर कोई दूसरी अदर कंट्री इन कंट्रियों पर हमला करती हैं, इसका मतलब है कि उसने नाटो पर हमला किया है। नाटो पर शामिल जितनी कंट्रियां हैं उन पर हमला किया है, राइट। नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा बन गया है? स्वीडन बन गया है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये भी आपको याद रखना है। याउंडे डिक्लेरेशन देख लेते हैं। याउंडे घोषणा है क्या? ये याद रखिएगा। याउंडे घोषणा अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया संकट का आप जानते हैं केंद्र बना हुआ है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों का 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों की 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। कुल वैश्विक मलेरिया के 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देशों में पाए गए हैं। अब मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने तथा मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए याउंडे जो कैमरून का शहर है, यहाँ पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होता है और इसी को हम कहते हैं याउंडे घोषणा। और इन 11 अफ्रीकन कंट्रियों में कौन कौन सी हैं? तो इसमें बुर्किना फासो है, कैमरून है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, घाना है, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया शामिल है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि याउंडे घोषणा किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में जो देश मलेरिया से सर्वाधिक ग्रसित है, उन 11 अफ्रीकी देशों का एक समूह के द्वारा एक प्रतिबद्धता है मलेरिया से लड़ने की, मलेरिया को खत्म करने की, राइट। और उसी के लिए 11 अफ्रीकी देशों ने जो है एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, याउंडे जो कि एक कैमरून का शहर है, और इसीलिए इसको हम लोग याउंडे घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो याद रखिएगा याउंडे घोषणा का केंद्रीय विषय क्या है? मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। तो याउंडे घोषणा का केंद्रीय विषय क्या है? नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देख लेते हैं 2024 का जो आया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगातार 90 वर्ष इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। भारत वैश्विक आतंकवादी की सूचकांक में 14वें स्थान पर है, इस बात को याद रखिएगा। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। पोखरा नेपाल के ये गंडकी प्रांत का एक प्रमुख नगर है। यह नेपाल का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी इसको कहा जाता है। यह नगर फेवा झील के तट पर स्थित है। तो अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग है, फेवा झील के तट पर स्थित है, और ये नेपाल का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है पोखरा। और पोखरा को हाल ही में नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। 2024 में नेपाल सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 ये रिपोर्ट देख लेते हैं, जो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित जो विचार मंच यानी जो थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा जारी ये की जाने वाली ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट है। और इसमें बताया जा रहा है कि 50 और 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 62 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा जाता है, और इस गैर स्वतंत्र की श्रेणी में भारत भी शामिल है।
सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित की गई है और भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 126वां स्थान मिला है। स्कोर है 52.9, यानी भारत जो है वो गैर स्वतंत्र श्रेणी में शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आप जानते हैं इसमें ज़्यादातर अमेरिका ही, हम जब से फिलहाल पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका ही शीर्ष स्थान पर हम देख रहे हैं। तो इस वर्ष भी अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है और भारत को 42वां स्थान मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की ये रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ये जारी की जाती है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। और इस वर्ष हम देख रहे हैं लगातार छठे वर्ष फिर से डेनमार्क ने जो है इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले अगर शीर्ष 3 देश देखेंगे तो उसमें पहला है डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड, राइट। भारत देख लेते हैं भ्रष्टाचार में कहाँ है। तो भारत 93वें स्थान पर है और भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93वीं रैंक मिली है। तो 4 देश हैं 93वीं रैंकिंग पर जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत के साथ कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93 रैंकिंग मिली है। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पर है? तो सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यह शामिल हुई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई थी कसाने, बोत्सवाना में। और इस बैठक के दौरान 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। 51 नई विरासतों में 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 विरासतों को अविलंबित संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। और इस बैठक के दौरान जो याद करने लायक है वो यह है कि गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह भारत की ये जो गरबा है ये भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गई है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। गरबा जानते हैं एक नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और खासकर ये गुजरात, महाराष्ट्र में होता है। और गुजरात का गरबा नृत्य जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य भी है। इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। अब भारत की ये जो वर्तमान में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं, इनकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इनके आपको वर्ष भी याद रखने होंगे। जैसे रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुट्टियम जो एक संस्कृत नाट्य कला है, इन तीनों को 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। तो रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और कुट्टियम नाट्य कला ये 2008 में। फिर रंबन देखते हैं जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है, इसे 2009 में। मुडियट्टू जो केरल का अनुष्ठांगिक रंगमंच और नृत्य नाटक है, 2010 में। काला बेलिया राजस्थान का लोकगीत, इसे 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। और छाऊ नृत्य को भी जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित एक परंपरागत नृत्य है, इसे भी 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में। संकीर्तन जो मणिपुर का एक ढोल वादन एवं नृत्य है, 2013 में। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्प कला है ये, इसको 2014 में। योग को 2016 में। नवरोज उत्सव को भी 2016 में। कुंभ मेला को 2017 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 और गुजरात के गरबा नृत्य को 2023 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ये 15 अमूर्त विरासतें हैं जिसमें गुजरात का गरबा, कोलकाता की दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, नवरोज उत्सव, योग, पंजाब के जडियाल गुरु के ठठेरे, संकीर्तन नृत्य, मणिपुर का, लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार, छाऊ नृत्य, कलाबेलिया लोकगीत, मुडियट्टू नृत्य नाटक, रंभन जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है, कुट्टियत्तम संस्कृत नाट्य कला, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, ये सभी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। टोटल हैं कितनी? 15 वर्तमान में, राइट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, और ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा। 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा। इस सूचकांक में देखें तो कोई भी देश जो है शीर्ष 3 स्थानों में अपना जगह नहीं सुनिश्चित कर पाया है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।
कोई भी देश वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। तो शीर्ष 3 पर किसी को भी रैंकिंग नहीं मिली है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। कारण क्या है कि पेरिस समझौता जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की सीमा निर्धारित की गई थी, तो इस दिशा में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अग्रसर रूप से इस मार्ग पर अग्रसित हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थानों में देखें तो 3 में तो कोई है नहीं, तो चौथा किसको मिला है तो डेनमार्क को, 5वां एस्टोनिया को, छठा फिलीपींस को और 7वीं रैंकिंग मिली है भारत को। तो ये आपको याद रखना है। 3 पर कोई कंट्री है नहीं, तो 3 के बाद जो आप देखेंगे चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो इसमें चौथा डेनमार्क का, 5वां एस्टोनिया का, छठा फिलीपींस का और 7वां फिलीपींस का और 7वां किसका है भारत का। तो भारत की रैंकिंग याद रखनी है 7वीं है। ओवरऑल देखेंगे तो ये चौथे क्रम पर है, क्योंकि 3 पर कोई है नहीं, तो चौथे, 5वें, छठे और 7वें पर कौन आ जाता है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, राइट। डेनमार्क ने सर्वोच्च रैंकिंग हमने बता ही दी है, प्राप्त की है, चौथा स्थान प्राप्त किया है क्योंकि 3 में कोई है नहीं, तो यही सर्वोच्च रैंकिंग हो जाती है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क की। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन है, जो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 91वें स्थान पर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका है, जिसको 97वां स्थान मिला है। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखना है। CO2 उत्सर्जक देशों में सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है, चीन, और दूसरा कौन है, अमेरिका है, राइट। अब ये जो 4 श्रेणियों में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें जो 4 श्रेणियां हैं उसमें अगर आप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 9वीं रैंकिंग है, ये आपसे पूछी जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा देख लीजिए तो इसमें ओवरऑल 37th रैंकिंग है। बाकी अगर आप समग्र रूप से वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो शीर्ष देश है वो फिलीपींस को मिला है, ओवरऑल रैंकिंग चौथी पर। नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष देश नॉर्वे है और ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, तीसरी है। बाकी ऊर्जा उपयोग में फिलीपींस को शीर्ष स्थान, जलवायु नीति में नीदरलैंड। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैस वाली याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पहला स्थान फिलीपींस का है, भारत का 9वां है। नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का 37वां है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो पहला स्थान डेनमार्क है, सर्वोच्च स्थान डेनमार्क है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग चौथी है क्योंकि शीर्ष 3 पर कोई स्थान है नहीं। और भारत का देखेंगे तो ओवरऑल 7वां है, और वैसे क्रम से देखेंगे तो शीर्ष पर कोई 3 कंट्री है नहीं, तो वैसे ये चौथे नंबर पर आ जाता है भारत रैंकिंग के संबंध में, 7वां, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर एवं कोझिकोड को यूसीसीएन में शामिल किया गया है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में टोटल 7 रचनात्मक क्षेत्र आते हैं, जिसमें पहला देख रहे हैं शिल्प एवं लोक कला है, फिर मीडिया आर्ट है, तीसरा देख रहे हैं फिल्म है, फिर डिजाइन है, पाक कला है, साहित्य और संगीत है। ये 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और इस वर्ष देख रहे हैं कि 2 भारतीय शहर कोझिकोड और ग्वालियर को इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है, वहीं ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इससे पूर्व देखें तो 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया था। 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, और 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इस तरह कोझिकोड और ग्वालियर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ओवरऑल भारत के 8 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले क्षेत्र हो गए हैं, 8 याद रखिएगा। कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी है, और इस तरह साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं, तो उसमें हमने देखा कि भारत में फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और शिल्प एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में तो भारत के शहर शामिल है, लेकिन एक मीडिया आर्ट और आपने देखा होगा डिजाइन, अभी भी इन 2 रचनात्मक क्षेत्रों में जो है भारत का कोई शहर शामिल नहीं हुआ है। इस बात को भी आप खासा याद रखिएगा। टोटल 8 भारतीय शहर हो गए हैं यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज में शामिल होने वाले, राइट। इजराइल फिलिस्तीन विवाद हम देख रहे हैं लंबे समय से हो रहा है। तो हाल ही में हमास के द्वारा इजराइल पर एक हमला किया गया था, जिसको ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम किसे दिया गया था, जब हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था, और इसके प्रत्युत्तर में जब इजराइल ने हमला किया तो इस अभियान को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन आयर स्क्वाड्रस, राइट। तो
ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स नाम का अभियान इजराइल के द्वारा प्रत्युत्तर में हमास के ऊपर हमला देकर ये चलाया गया था। ऑपरेशन अजय अगर आपसे पूछा जाएगा तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। ये अभी जो RO यूपी में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था ऑपरेशन अजय के संबंध में, और इसको लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। ये ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन का पॉइंट था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय ये इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था, और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल की सशस्त्र सेना और हमास को सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इसको शामिल किया, और उस सूची को आमतौर पर शर्म की सूची, लिस्ट ऑफ शेम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा गाजा पट्टी की आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, तो ये मध्य पूर्व में मिस्र एवं इजराइल के बीच भूमध्य सागर से लगी हुई एक पतली पट्टी है जिसका क्षेत्रफल है 360 वर्ग किलोमीटर, राइट। तो गाजा पट्टी की सीमा मिस्र इजराइल से लगती है, और अगर वाटर बॉडी पूछी जाएगी तो भूमध्य सागर। धोरडो ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो सत्र हुआ था अक्टूबर 2023 में समरकंद उज्बेकिस्तान में, इसी बैठक के दौरान धोरडो जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गांव है इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। तो सभी वैश्विक क्षेत्रों में कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसमें भारत का कौन सा गांव शामिल था, तो धोरडो जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। इससे पहले हम देखते हैं कि UNWTO के द्वारा पोचमपल्ली तेलंगाना का एक गांव था जिसे 2021 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। तो इस तरह देख रहे हैं कि अब तक UNWTO के द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर लिया गया है। एक तो धोरडो हो गया गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, और दूसरा हो गया पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, राइट। नोबेल पुरस्कार आपको यहाँ से इस मैगजीन से पढ़ने नहीं है, क्योंकि अब जान रहे हैं कि अक्टूबर के इस सप्ताह में जो है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा जो है कर दी गई। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे उनको जो है उसकी अपडेट मिल गई होगी। बाकी अक्टूबर की जब हम मंथली करंट अफेयर्स कवर कराएंगे तो वहाँ पर हम जो नए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा सेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहला देख रहे हैं हम लोग नाटो शिखर सम्मेलन 2024, और जिसका आयोजन किया गया है अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में, और ये 75वीं वर्षगांठ थी इस बार नाटो की। और आपको पता है हमने पीछे ही बताया 1949 में वाशिंगटन DC में नाटो के संस्थापक दस्तावेज नाटो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट यानी उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, और इस शिखर सम्मेलन के समापन पर वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र जारी किया गया। अगला नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो हेग नीदरलैंड में होगा जून 2025 में। ये महत्वपूर्ण है कि नाटो का अगला शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा, तो नीदरलैंड में होगा, ये आपको याद रखना है, हेग नीदरलैंड में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन आप जान रहे हैं इटली की अध्यक्षता में अपूलिया में हुआ है। 2025 में ये कनाडा में होगा G7 शिखर सम्मेलन। 50वां G शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 जून में, कहाँ पर, तो ये इटली के अपूलिया में हुआ है, और 2025 में कहाँ प्रस्तावित है, तो कनाडा में। भारत को 50वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। G7 की आप कंट्रीज देख लीजिए। G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का संगठन है, और ये 7 देश कौन से हैं, तो इसमें एक है अमेरिका, दूसरा कनाडा, और यूनाइटेड किंगडम तीसरा, चौथा फ्रांस, पांचवा इटली, और फिर छठा जर्मनी, और सातवां जापान। तो एक है आपका एशियन कॉन्टिनेंटल का देश जापान, 2 अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के हैं, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और इस तरीके से 4 कंट्रियां शेष बच गई जो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल की हैं, UK, फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो 7 देश हैं G7, जैसे इसका नाम ही है, तो ये 7 देशों के आपको नाम भी याद रखने हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, इटली के अपूलिया शहर में। 2025 में कहाँ होगा, कनाडा में होगा, राइट। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये हुआ था संयुक्त राज्य अमीरात के अबू धाबी में मार्च 2024 को। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन के रूप में भागीदारी देशों के मंत्रियों ने 2 अल्प विकसित राष्ट्रों जैसे कोमोरोस और तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान 2 देश
जो अल्प विकसित देश हैं, इसमें एक है कोमोरोस और दूसरा है तिमोर लेस्ते। और इन कोमोरोस और तिमोर लेस्ते कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है। इन दो अल्प विकसित देशों को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलने के बाद डब्ल्यूटीओ की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 164 से बढ़कर 166 हो जाएगी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को डब्ल्यूटीओ में शामिल किए जाने के बाद सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, 166। 2016 में अफगानिस्तान और लाइबेरिया को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता मिलने के बाद जो है वर्ष 2024 में डब्ल्यूटीओ के इतिहास में परिग्रहण के सबसे लंबे अंतराल को यहाँ पर प्रदर्शित ये कर रहा है। यानी 2016 में अफगानिस्तान लाइबेरिया को डब्ल्यूटीओ में सदस्यता दी गई थी, उसके बाद जो है अब 2016 के बाद अब 2024 में जो है कोमोरस और तिमोर लेस्ते को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता दी गई है। तो एक लंबा अंतराल के बाद जो है डब्ल्यूटीओ में नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, राइट। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ का कहाँ हुआ, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीच ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी सीएमएस वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय की 14वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। इससे पहले जो सीएमएस की 13वीं बैठक थी वो 2020 में गुजरात के गांधीनगर शहर में आयोजित की गई थी। ये आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो याद रखिएगा। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनएपी के तहत एक पर्यावरणीय संधि है जो बान कन्वेंशन के नाम से लोकप्रिय है। तो ये बान कन्वेंशन के नाम से लोकप्रिय है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभिसमय हुआ था यूएनएपी के तहत, यह अभिसमय 1979 में हस्ताक्षरित हुआ और 1983 में लागू हुआ था। और भारत वर्ष 1983 से सीएमएस यानी वन्यजीव प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय का एक पक्षकार है, राइट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और सीएमएस COP 14 की बैठक कहाँ हुई है, ये 2024 फरवरी में, तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में, राइट। 19वां नाम शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। गुण निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। युगांडा वर्ष 2024 से 2027 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंपाला युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। विषय क्या था इस शिखर सम्मेलन का, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। और युगांडा 2024 से 2027 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष रहेगा। और इस वर्ष जो कंपाला युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ है, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है COP 28 कॉन्फ्रेंस और प्रॉपर्टीज का जो 28वां सत्र है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जो दिसंबर 2023 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। आधिकारिक रूप से यह UNFCCC के पक्षकारों के शिखर सम्मेलन का 28वां सत्र है। अब ये आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि नवंबर में COP 29 का आयोजन अजरबैजान में होने वाला है। तो हम लोग लेटेस्ट डाटा को देखेंगे, आपका एग्जाम भी दिसंबर में संभावित है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी ताकि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है कि COP 28 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 के स्तर तक 2030 तक कितने % की कटौती करनी होगी ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। तो आप क्या बताएंगे, 43%, राइट। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी सदस्यों में सर्वसम्मत समझौते करने का आह्वान किया गया था इस COP 28 में। 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दुगना करके 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया था। इस तरीके के फैक्ट क्लाइमेट चेंज और कार्बन इमिशन या फिर जलवायु परिवर्तन पर जब हम क्वेश्चन लिखते हैं और उस संबंध में किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP 28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल थफरा सोलर फोटो इलेक्ट्रोइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर संयंत्र जो है अल थफरा को इस्टेब्लिश किया गया है इस COP 28 के दौरान, राइट। और इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी, 2 गीगावाट। COP 29 का आयोजन नवंबर 2024 में अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा और COP 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2025 में ब्राजील में।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन 2023 में, ये दिसंबर 2023 में हुआ था नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है बस कि पूछ लिया जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में, राइट। अभी तक 4 सम्मेलन हो चुके हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसमें पहला हुआ था 2020 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा शिखर सम्मेलन 2021 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, और तीसरा हुआ था टोक्यो जापान में, और चौथा जो शिखर सम्मेलन है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो वो नई दिल्ली में हुआ है 2023 में, राइट। COP5 मिनीमाता विषय पर 5वीं बैठक ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। इसमें जो आपको याद रखना है, एक तो जो मिनीमाता विषय पर जो 6वीं बैठक होगी वो आयोजित होगी जिनेवा में, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 6वीं बैठक भी आयोजित होगी मिनीमाता कन्वेंशन के संबंध में। और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है कि इस संधि को, यानी मिनीमाता जो कि एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम डिजीज है जो पारे की विषाक्तता के कारण होता है, इस संधि को 2013 में अपनाया गया था मिनीमाता डिजीज को डिजॉल्व करने के लिए। भारत मिनीमाता अभिसमय का एक पक्षकार देश भी है। भारत ने 2018 में मिनीमाता अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। मनुष्यों में मिनीमाता रोग पहली बार 1956 में जापान में देखा गया था। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है साइंस सेगमेंट में कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो पारे के कारण, राइट। मिनीमाता रोग में मेथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। प्रथम वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन यूके के ब्लेचली पार्क में ये आयोजित किया गया, तो ये आपको याद रखना है, और इसी कारण जो है इसको ब्लेचली घोषणा पत्र भी कहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देश और यूरोपियन यूनियन ने हिस्सा लिया था। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह ऐतिहासिक घोषणा पत्र उन्नत एआई सिस्टम, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों और लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करता है। ब्लेचली घोषणा फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने है तो पहला वैश्विक समझौता है। तो ब्लेचली घोषणा आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावित जो खतरे और जोखिम और जो संभावनाएं हैं उन पर जो है डिस्कशन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था यूके के ब्लेचले पार्क में, और वहीं पर एक घोषणा पत्र पर समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, जिसको हम ब्लेचले घोषणा पत्र कहते हैं, राइट। और ये घोषणा फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु तो पहला वैश्विक समझौता है, और यह विश्व की प्रमुख एआई प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लेचले घोषणा पत्र, तो याद रखिएगा। प्रथम वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, यूके के ब्लेचले में, जहां पर ब्लेचले घोषणा पत्र पर समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, और ये किससे संबंधित है, तो फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु, राइट। 3 बेसिन समिट, या जिसे हम ब्राजील समिट कहते हैं, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, कांगो गणराज्य में हुआ है। अब ये 3 बेसिन क्या है ये समझ लीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्निया मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन के नाम से जानते हैं। इन 3 बेसिनों के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 बायोडायवर्सिटी जो है इन्हीं 3 बेसिनों के अंतर्गत आती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र और 2/3 बायोडायवर्सिटी आपको इसी 3 बेसिन में मिलेगी। और ये 3 बेसिन कहाँ है, तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉन के बीच स्थित अमेजन बेसिन, दूसरा कांगो बेसिन, और तीसरा बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। ये 3 बेसिन है जिनको हम 3 बेसिन के रूप में जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। G77 शिखर सम्मेलन जो कंपाला युगांडा में हुआ था जनवरी 2024 में। G70 शिखर सम्मेलन ये संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। भारत G77 के सदस्य देशों में शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था, आप जानते हैं भारत में हुआ था। भारत में पहली बार जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, और आप जानते हैं 19वां G20 शिखर सम्मेलन बहुत जल्द नवंबर में होने वाला है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगत मैदान नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया पहला G20 शिखर सम्मेलन था, राइट।
और इस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई थी कि अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य इसमें घोषित किया गया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया था और यूरोपीय यूनियन के बाद G20 में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय गुट है। ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में लगातार ये पूछा जाएगा, राइट। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से ये पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया, यानी 1999 में G20 स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद ये पहला अवसर है जब G20 में जो है विस्तार किया गया। और विस्तार करने के संबंध में आप जान रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन के बाद ये दूसरा गुट होगा G20 का, राइट। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ इस 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किया गया था। नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल थी, इस बात को याद रखना है। लक्ष्य इसका क्या है? जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना। भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भी यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। और उल्लेखनीय है कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में इसको देखा जा रहा है। भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी 19वां G20 शिखर सम्मेलन आप जान ही रहे हैं कि ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अब हाल ही में बहुत जल्द जो है आयोजित होने वाला है। भारत की G20 अध्यक्षता के संबंध में कुछ और चीजें जान लीजिए। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के विषय पर आधारित थी और यह महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया ये स्लोगन था, वसुधैव कुटुंबकम। इस लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया था, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था। तो ये कुछ G20 शिखर सम्मेलन, जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था उसके संबंध में है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार जो है भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। बाकी जब आगामी 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा तो उसके संबंध में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देख लेते हैं कुछ। कीर स्टारमर आप जानते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक के जगह पर। ये लेबर पार्टी के हैं। ऋषि सुनक के नेतृत्व में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको कुल 121 सीटें ही प्राप्त हो पाई थी और इस तरह देखा जा रहा है कि 1832 के बाद किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का यह सबसे कम संख्या थी, राइट। तो याद रखिएगा, स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी जो है यूके में नई सरकार बनाई है। कीर स्टारमर जो है यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस तरह सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के 98वें पीएम हैं। ये आपको नंबर भी याद रखना है। 2024 में जो यूके में ये आम चुनाव हुआ है हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जो है इसमें अपनी जीत दर्ज की है। मसूद पेजेस्कियान ये ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की दुखद मृत्यु के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और उसके बाद ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस राष्ट्रपति के चुनाव में मसूद पेजेस्कियान जो है ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा जूठित सुमिनिया तुल्का ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का ये अंतिम सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं का। हालांकि हमने सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स में जुलाई सितंबर में आई हुई सभी महत्वपूर्ण आपदाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं सुपर टाइफून यागी के बारे में। सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में पश्चिम उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसने कई देशों को प्रभावित किया है, जैसे चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम। इस टाइफून का सर्वाधिक जो प्रभाव देखा गया है वो वियतनाम में देखने को मिला है। वियतनाम में अब तक आया सबसे शक्तिशाली ये चक्रवात था टाइफून यागी, राइट।
भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन सद्भाव के संबंध में। तो अब क्या बताएंगे? 15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत $1 मिलियन मूल्य की मानवीय राहत सहायता जो है वियतनाम को प्रदान किया है। अगला है चक्रवाती तूफान रेमल। चक्रवाती तूफान रेमल ये बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तूफान था। यह नाम ओमान के द्वारा दिया गया है, इस चीज को आप याद रखना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि तूफान यागी जो है इसको किसने नाम दिया है। जापान की एक संस्था थी, उस संस्था का नाम बताना है, जिसे हमने अपने करंट अफेयर्स सितंबर में कवर किया था, राइट। तो इस तरह हमने आई दृष्टि की जो वार्षिकांक है सितंबर से 2023 से सितंबर 2024 की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम अपने अगली क्लास में किसी अन्य सेगमेंट को इस आई दृष्टि से उठाएंगे और पूरा प्रकरण उसमें पढ़ेंगे। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस संकल्प बैच से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और शानदार तरीके से कर सकते हैं। सभी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जाती हैं, उनकी पीडीएफ हम अपने पेड ग्रुप 499 ओनली पेमेंट के साथ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों की जितनी भी क्लासेस संकल्प बैच में हो रही हैं सभी की क्लासेज आपको हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप 6306473800 पर कॉल या मैसेज करके जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अब अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।